ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के एक इलाके से जहां अक्सर लड़ाइयों में गोलियां चलती रहती थी। इसी युद्धग्रस्त माहौल में हम लोग एक 30 साल की महिला को देखते हैं जिसके साथ ना जाने कितने लोगों ने दुष्कर्म किए। किसी ने उसे पैसे दिए तो कोई जबरदस्ती करके अपनी मनमानी करता रहा। उस महिला का पति जख्मी है जिसे युद्ध के दौरान गर्दन में गोली लग गई थी, जिसके बाद से वो बेजान पड़ा रहता है। इसके बावजूद यह औरत अपने पति की बहुत देखभाल करती है। दिन भर वो गीले कपड़ों से उसके शरीर को साफ करती है, उसकी बहुत सेवा करती है। इसके साथ साथ वो अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती है। वो लगातार अपने पति से बातें करती रहती है, मानो वो सब कुछ सुन और समझ रहा है। उसे ये तक पता नहीं है कि उसका पति उसकी बातों को सुनता है या नहीं, फिर भी वो लगातार उससे बातें करती है। लेकिन उसके पति के शरीर में कोई भी हलचल नहीं था। जब वो घायल हुआ था तब डॉक्टर ने कहा था कि 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब 2 महीने बीत चुके हैं और उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया। अब उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसकी 2 बेटियां भी हैं जो उसके जीने का सहारा बनी हुई है। उन्हें देखकर कुछ देर के लिए अपने सारे दुख भूल जाती है। एक दिन दोनों बच्चियां उससे कहती है उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी है। घर में ना तो खाने का सामान बचा है और ना ही पीने का पानी। ये देखकर महिला और भी परेशान हो जाती है। वो अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर पड़ोस में जाती है और पूछती है क्या पानी वाला आया था। पड़ोसी कहते हैं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद वो दवा दुकान की और बढ़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग आ जाते हैं और अचानक गोलियां चलाते हुए साथ ही धमाके भी करते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये सब जैसे आम रोजमर्रा की बात बन चुकी हो। इसी बीच वो महिला एक दवाई की दुकान तक पहुँचती है और पति के लिए दवाइयाँ मांगती है, लेकिन दुकानदार साफ मना कर देता है। वो कहता है उसका पहले से काफी उधार बाकी है और अब वो उसे और उधार नहीं दे सकता। ये सुनकर महिला निराश हो जाती है और खाली हाथ वापस घर लौट आती है। उसे पता है कि उसका पति भले ही बोल नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, लेकिन उसके शरीर को पोषण की जरूरत है। इसलिए वो नमक मिला पानी तैयार करती है और एक पाइप की मदद से उसे धीरे धीरे उसके मुंह में डालती है ताकि उसका शरीर जिंदा रहे। उसे अब भी यह पता नहीं था कि उसका पति उसकी बातों को समझ पा रहा है या नहीं, फिर भी वह हर बार बाहर जाने से पहले उससे इजाजत मांगती है। वो उसे बताती है कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। वो कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती रहती है जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो, फिर चुपचाप घर से निकल जाती है। इस शहर में उसका एक ही करीबी रिश्ता बचा है, उसकी आंटी जो पास में ही रहती थी। हालत अब इतने खराब हो चुके थे कि उसे किसी सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी उम्मीद में वो अपने आंटी के घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने एक अनजान औरत खड़ी थी। वो उससे अपने आंटी के बारे में पूछती है। वह अनजान औरत जवाब देती है मुझे कुछ पता नहीं, और वह साफ कह देती है कि वो किसी तरह की मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर वो महिला अंदर तक टूट जाती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि वो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। ना तो उसके पास कोई सहारा है और ना ही कोई अपना। वो मायूस होकर घर लौटती है और यह सारी बातें अपने पति को बताती है। वो कहती है शायद उसकी आंटी भी इस शहर को छोड़कर जा चुकी है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। बच्चे भूख से परेशान है और घर में खाने का सामान और पानी नहीं है और बाहर हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही है। वो अपने पति से शिकायत भरे लहजे में कहती है आपकी माँ और भाई भी हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। वो आगे कहती है शायद उन्हें पता चल गया था कि अब आप चल फिर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी से बचने के लिए अपना रास्ता चुन लिया। उसकी बातों से समझ में यह आता है कि उसका पति जब स्वस्थ था तब वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत था। अगर कभी कोई खतरा आता था तो सबसे पहले वही आगे बढ़कर खतरे का सामना करता था। उसका पति पहले सेना के साथ मिलकर लड़ाइयों में शामिल होता था, लेकिन एक दिन उसके ही साथियों ने उसके गर्दन में गोली मार दी। तब से वो इस हालत में है, बिल्कुल असहाय और बिस्तर में पड़ा हुआ। ये सब याद करते हुए महिला पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है। अभी भी दोनों बच्चियां भूख से परेशान थी। जैसे जैसे रात गहराती है ये साफ हो जाता है कि इनके घर में बिजली तक नहीं है। मासूम बच्चियों को अभी कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है। वे तो बस यही सोचती थी कि उनके पिता उनसे नाराज हैं, इसलिए उनसे बातें नहीं करते। अगली सुबह डॉक्टर आता है और कहता है वो मरीज को देखना चाहता है। महिला उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी उस हालत में नहीं है कि किसी बाहरी आदमी को वो अंदर आने दे सके, इसलिए वो थोड़ी देर के बाद आए। डॉक्टर कहता है वो बाद में लौटेगा, लेकिन तब तक उसे अपने पति के घावों का ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि घाव ठीक हो रहा है या नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद महिला अंदर आती है और अपने पति के जख्मों को ध्यान से देखती है। काफी ध्यान से देखने के बाद महिला को यह एहसास होता है कि उसके पति के घावों में कोई सुधार नहीं आया है। जैसे पहले था वैसा ही अब भी बना हुआ है। तभी उसका ध्यान बाहर से आ रही आवाजों पर जाता है। खिड़की से झांककर वो देखती है कि बाहर कोई ऐलान किया जा रहा है।
उस ऐलान में ये बताया जा रहा था कि सभी के सभी घरों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बांटे जा रहे हैं। ये सुनते ही महिला समझ जाती है कि हालत और बिगड़ने वाली है और शायद ये किसी बड़े हमले की आशंका है। वो तुरंत अपनी बेटियों को साथ में लेकर पास के एक तहखाने में जाती है जहां आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे थे। अचानक बाहर से जोरदार हमलों की आवाजें आने लगती हैं, चारों तरफ बम फटने लगते हैं, टैंकों की गड़गड़ाहट और मिसाइलों की आवाजें गूंजने लगती हैं। अंदर बैठे लोग डर से सिमट जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ समय के बाद आवाजें धीरे धीरे थम जाती हैं। महिला हिम्मत करके बाहर निकलती है ताकि वो अपने पति की हालत देख सके। उसे देखकर बाकी लोग भी बाहर आने लगते हैं। महिला अपने पति के पास पहुंचती है। चारों तरफ धूल और मलबा फैला हुआ था। वो धीरे धीरे उसके शरीर को साफ करने लगती है। वो देखती है उसकी आंखों में भी मिट्टी चली गई है। वो सावधानी से उसकी आंखों में दवा डालती है। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है। एक टैंक अब भी इसी इलाके में घूम रहा था। उसे समझ आ जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी एक और हमला शुरू हो जाता है। धमाके के साथ खिड़कियां टूट जाती है और कमरे में चारों तरफ कांच और पत्थर बिखर जाते हैं। उसी पल उसे अपनी बच्चियों का ख्याल आता है जिन्हें वो तहखाने में छोड़कर आई थी। वो तुरंत भागकर वहां पहुंचती है और कसकर उन्हें गले से लगाती है। उसका पति अब भी वहीं पड़ा होता है। तभी कुछ हथियार बंद लोग घर में घुस आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो हिल भी नहीं सकता तब वो उसकी घड़ी और अंगूठी को निकाल लेते हैं। इसके बाद वे पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास चीज नहीं मिलती। वे लोग उन चीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। उन्हें लगता है यह आदमी अब जीवित नहीं है। फिर भी वे उसे गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी उनकी नजर वहीं पर रखे हुए यूनिफॉर्म पर पड़ती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो कभी लड़ाई में शामिल रहा होगा। ये देखकर वो बिना कुछ किए वहां चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब सब कुछ थम जाता है, वो महिला वहां आती है और घर की हालत को देखकर वो समझ जाती है कि किसी ने पूरे घर की तलाशी ली है। अपने पति को जिंदा देखकर उसे राहत मिलती है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि पड़ोसियों को बेरहमी से मार दिया गया है। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है। वो ये बात समझ जाती है कि इस माहौल में अपनी बेटियों को रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अब उन्हें लेकर वहां से निकल पड़ती है। वो दोबारा उसे घर के दरवाजे पर जाती है जहां कभी उसकी आंटी रहती थी। फिर वही औरत दरवाजा खोलती है। वो इस बार भी मदद करने से इनकार कर देती है। निराश होकर वो अपने बच्चियों के साथ बाहर खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद उस औरत को उन पर तरस आता है और दरवाजा खोलकर एक पर्ची देती है जिस पर एक जगह का पता लिखा होता है। बताया जाता है कि वहां उसे मदद मिल सकती है। बिना कुछ देर किए वो वहां पहुंचती है। वो आखिरकार अपने आंटी से मिलती है। तब उसे यह मालूम चलता है कि उसकी आंटी भी बहुत कठिन जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि अब वो एक वेश्या बन चुकी है। महिला अपने आंटी को अपनी हालत बताती है और कहती है कि वो अपनी बेटियों को वहां नहीं रख सकती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ समय के लिए बच्चों को अपने पास रख ले। आंटी इस बात पर तैयार हो जाती है और कहती है कि वो बच्चों का ध्यान रखेगी। इसके बाद वो आंटी से पूछती है कि उसकी जिंदगी यहाँ तक कैसे पहुंची और उन्होंने इस काम को क्यों शुरू किया। तब आंटी उसे अपनी कहानी बताना शुरू करती है। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन कई सालों तक उनका कोई संतान नहीं हुआ। जब ये बात उनके ससुर को पता चली तब उन्होंने इसके साथ कई बार दुष्कर्म किए। ये सब कई सालों तक चलता रहा। उसके साथ बेहद ही क्रूर व्यवहार किया गया। आखिरकार एक दिन वो ये सब सहन नहीं कर पाई और हिम्मत जुटाकर उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने इसके साथ गलत किया था। इसके बाद वहां से भागकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। अब वो कहती है वो अपनी मर्जी से जी रही है। अब उसे कोई मजबूर नहीं करता। आंटी अपनी बातों को खत्म करने के बाद उस औरत को कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। इसके बाद वो महिला अपने पति के पास में लौटती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति की देखभाल करना अभी भी उसकी जिम्मेदारी है। अब वो धीरे धीरे अपने मन की सारी बातें अपने पति के सामने खोलने लगती है। वो कहती है हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की, कभी यह नहीं जताया कि मैं आपके लिए मायने रखती हूँ। जब भी मुझे आपकी जरूरत थी आप मेरे साथ नहीं थे। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं आपसे डरती हूँ, ना कि आपके साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ। वो बताती है उनके रिश्ते में प्यार से ज्यादा डर और दूरी थी। वो आगे कहती है मैं आपकी बेरुखी को समझ सकती थी, लेकिन हमारी बेटियों के बारे में भी आपने कभी नहीं सोचा। उसकी आवाज में सालों का दर्द साफ झलक रहा था। वो फिर बोलती है आप हमेशा अपने काम में इतने उलझे रहे कि आपको अपने घर की तरफ देखने का समय भी नहीं मिला। हमारी शादी के दिन भी आप मौजूद नहीं थे। मेरा निकाह तो आपकी तस्वीर के साथ हुआ था। वो कहती है उसे अपने पति को समझने और जानने का मौका ही नहीं मिला। आप आते और बिना किसी बात के बस अपना अधिकार जताते थे और मेरे साथ मनमाने ढंग से संबंध बनाते थे। मैं चुप रही, सब सहती रही, क्योंकि मुझे डर था कि अगर समय पर बच्चे नहीं हुए तो मुझे दोषी ठहराकर घर से निकाल दिया जाएगा। वो बताती है कि उसने ये सब मजबूरी में सहा, ना कि अपनी इच्छा से। फिर वो अपने अतीत की ओर जाती है। एक लड़की सबसे पहले अपने पिता को देखकर ही सीखती है कि एक पुरुष कैसा होता है, लेकिन मेरे
पिता, वे बिल्कुल अलग थे। उनका स्वभाव कठोर था। घर में अक्सर गुस्सा और डर का माहौल रहता था। वह याद करती है कि बचपन में उसने यही देखा, घर लौटने के बाद उनका गुस्सा अक्सर हम पर ही निकलता था। मैंने हमेशा यही सीखा कि मर्द कठोर होते हैं, वे अपनी इच्छा से चलते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी नहीं समझते। उसकी यह बात सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि उसके पूरे जीवन के अनुभवों का बोझ था जो अब शब्दों में बाहर आ रहा था। वो अपने अतीत के सबसे दर्दनाक सच्चाइयों को याद करते हुए ये कहती है, उसके पिता के जुए की लत कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन उन्होंने अपनी हर चीज दांव पर लगा दी, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा। उन्हें लगा कि वो अगली बार जीतेंगे और इसी लालच में उन्होंने अपनी ही बड़ी बेटी को दांव पर लगा दिया। जब वो बाजी हार गए तब एक बूढ़ा आदमी घर आया और उनकी मासूम बेटी को अपने साथ ले गया। ये देखकर वो भीतर तक डर गई। उसे लगा कि अगली बारी शायद उसकी हो सकती है। वो कहती है कि उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं हुई, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद। इतना सब कहने के बाद वो गुस्से और दर्द में वहां से निकल जाती है और अपनी आंटी के पास पहुंचकर सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि वो दिन भर अपने पति से बातें करती है, अपने जीवन की हर सच्चाई उनके सामने रखती है, जबकि उसे ये भी पता नहीं है कि वो सुन पा रहा है या नहीं। ये सुनकर आंटी उसे एक कहानी सुनाती है संत सब्र की। वो बताती है, एक ऐसा पत्थर होता है जिसके सामने लोग अपने दिल की हर बात कह देते हैं, अपने सारे दर्द और अपने सारे राज। वो तब तक बोलते रहते हैं जब तक उनके अंदर का हर बोझ हल्का ना हो जाए, और जब सब कुछ बाहर आ जाता है तब वो पत्थर खुद ब खुद टूटकर बिखर जाता है और अपने साथ उन सारे राज और दर्द को लेकर जाता है। लोग मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह असहाय हो जाता है तब वह भी एक तरह से संत सब्र बन जाता है, एक ऐसा मौन पत्थर जिसके सामने इंसान अपने दिल की हर बात कह सकता है। ये बात सुनकर वो महिला समझ जाती है कि उसका पति भी अब उसी पत्थर की तरह है जिससे वह बिना किसी डर के सब कुछ कह सकती है। अगले दिन वो उसके पास जाती है, उसे साफ करती है, नहलाती है और कई सालों के बाद पहली बार उसके होठों को चूमती है। फिर धीरे धीरे अपने दिल की बात खुलने लगती है। वह कहती है, मुझे आज भी वो पहली रात याद है जब आप मेरे करीब आए थे। मैं तैयार नहीं थी, लेकिन आपने मेरी हालत को समझने की कोशिश नहीं की। उसकी आवाज में दर्द और घुटन साफ महसूस होता है। वो कहती है, आपने कभी मुझसे प्यार की बात नहीं की, बस अपने हक की तरह सब कुछ किया। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मुझे बच्चा देना है और मैंने वही किया जो मुझसे उम्मीद की गई थी। वो अपने अंदर दबे हुए हर एहसास को बाहर निकाल रही थी। तभी बाहर से कुछ हलचल की आवाजें आती हैं। वो खिड़की से झांक कर देखती है तो पड़ोसी एक शव को दफना रहे थे। इसी बीच डॉक्टर फिर से वहां आता है, लेकिन इस बार भी वो उसे अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर चला जाता है। इसके बाद वो फिर से घर के अंदर आती है। तभी उसे पता चलता है इलाके में कई सैनिक आ चुके हैं। उसे डर लगता है कि अगर उन्हें उसके पति के बारे में पता चल गया तो वे उसे मार देंगे। इसी डर से वो अपने पति को छुपा देती है और उसके ऊपर कई चीजें रख देती है ताकि कोई उसे ना देख सके। कुछ देर के बाद घर में 2 लोग आते हैं, एक कमांडर और उसका एक सिपाही। वे पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें देखकर महिला के मन में डर बैठ जाता है। उसे लगता है शायद अब उसके साथ वो लोग जबरदस्ती करेंगे। खुद को बचाने के लिए वो तुरंत कहती है कि वो एक वेश्या है। ये सुनकर कमांडर बहुत नाराज हुआ और उसे एक नापाक औरत कहकर उसकी बहुत बेइज्जती करता है। तभी हम लोग ये देखते हैं महिला ने अपने हाथ में एक चाकू छुपा कर रखा था। अगर कोई उसके साथ गलत करता तो वो खुद को बचाने को तैयार थी। दोनों के जाने के बाद वो वहीं पर थक कर सो जाती है। रात में आधी नींद में वो अपने पति से कहती है कि उसके पास अभी और भी कई बातें हैं जो वो कल सुबह बताएगी। सुबह होते ही फिर से बाहर हलचल शुरू हो जाती है। वो तुरंत अपने पति को छुपा देती है और दरवाजा खोलने जाती है। तभी इस बार वही जवान सिपाही वापस आया था जो पहले कमांडर के साथ था। उसके व्यवहार में बेचैनी साफ झलकती है। वो महिला के सामने पैसे फेंकता है और उसके साथ करीब आने की कोशिश करता है। महिला उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो सिपाही उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करता है। उस सिपाही की उम्र काफी कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार किसी औरत के करीब गया है और वो पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है, इसलिए उसे कुछ भी मालूम नहीं था। इधर महिला खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि इस तरह का अनुभव का सामना उसने पहले नहीं किया था। वो युवक जोश से भरा हुआ था, लेकिन वो पहली बार ये सब कर रहा था, इसलिए वो अनुभव की कमी की वजह से कुछ नहीं कर पाया। वो युवक कुछ देर के बाद वहां से जाता है। तब महिला टूटकर रोने लगती है। इसके बाद वो अपने आप को संभालती है और अपने शरीर को साफ करती है। लेकिन तभी उसकी नजर वहां पर पड़े पैसों पर जाती है। उसे एहसास होता है इन पैसों की उसे सख्त जरूरत है। वो उन पैसों को लेकर बाहर जाती है और खाने का सामान और दवाएं खरीद कर वापस आ जाती है ताकि अपने पति का ख्याल रख सके। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ दिन के बाद वही जवान आदमी फिर से लौटता है। इस बार महिला उसकी हालत को समझ चुकी थी और उसे ये भी पता था कि उसे अपने परिवार के लिए इन पैसों की जरूरत है। इसके बाद वह अपना फैसला खुद लेती है और मजबूरी के बीच एक समझौता कर लेती है और उसके साथ अपनी मर्जी से एक बार फिर से इंटीमेट होती है। इसके बाद वह अपने पति के साथ बैठकर यह सारी बातें उससे साझा करती है। वो बताती है कि वो किस तरह हालत से लड़ रही है।
वो उस युवक के बारे में भी बातें करती है, कभी हल्के अंदाज में तो कभी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए। उसे उस जवान लड़के के बारे में बातें करते हुए हंसी भी आती है क्योंकि वो बिस्तर में कुछ खास नहीं कर पाता। वो कहती है कि पहले उसे उस पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब वो उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर देखती है जो अपनी तरह से कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे धीरे अपनी मन की बात कहती है, पहले मुझे लगता था कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे साथ सबसे ज्यादा अन्याय किसने किया है। मुझे लगता है उस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की बल्कि तुमने की है। अब उसे यह एहसास होने लगता है जिसे वो रिश्ते का अधिकार समझती रही, दरअसल वही उसके दर्द का जड़ था। एक दिन जब वो बाहर से घर लौटती है तब वो देखती है घर की टूटी खिड़कियां और दरवाजे को किसी ने ठीक कर दिया है। वो समझ जाती है ये काम उसी लड़के का है। कुछ समय के बाद वो फिर उससे मिलने के लिए आता है। इस बार उसका व्यवहार पहले से काफी अलग था। वो कहता है वो बस थोड़ी देर उसके साथ बैठना चाहता है। दोनों चुपचाप बैठते हैं। इसके बाद युवक अपनी कमीज को हटाकर अपने शरीर का घाव दिखाता है। उसके शरीर में कई निशान थे जो पुराने और गहरे थे। वो बताता है वो एक अनाथ है, उसने बचपन से बहुत कठिन जीवन जिया है। वो कहता है उसे कभी अपनापन नहीं मिला, इसलिए उसने हमेशा अपनी जिंदगी डर और मजबूरी में गुजारा है। ये कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पहली बार किसी के सामने टूटता है और सहारे की तलाश में वो उस महिला के करीब आ जाता है। महिला भी भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपने तरीके से टूटे हुए हैं। अगले दिन जब वो घर लौटती है तब वो देखती है दरवाजे पर कुछ फल रखे हुए हैं और उसके साथ एक सोने का चैन भी रखी हुई है। वो तुरंत समझ जाती है कि यह उसी लड़के ने रखा है। वो उन चीजों को अंदर ले जाती है और चैन को ध्यान से देखने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद पहली बार उसे किसी ने बिना किसी स्वार्थ के कुछ दिया है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे समझ रहा है और उसकी परवाह कर रहा है। वो ये सब अपने पति के सामने बैठकर उससे कहती है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके मन में उस युवक के लिए भावनाएं जन्म लेने लगी है। लेकिन उसी पल उसे ऐसा लगता है कि यह सब गलत है और वह अपने ईश्वर से माफी मांगने लगती है। समय बीतता है। एक दिन वह अपने पति से कहती है, मैं आज अपनी जिंदगी की आखिरी सच बताना चाहती हूँ। वो हिम्मत जुटाकर अपनी सबसे बड़ी बात उसे कहती है, मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने कई बार उस बच्चे को खत्म करने की कोशिश की क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल चुका था। वो कहती है कि माँ बनने की समस्या उसमें नहीं थी बल्कि बाप बनने की समस्या आप में थी, लेकिन ये बात कभी स्वीकार नहीं की गई। अगर सच सामने आता तो मुझे घर से निकाल दिया जाता, इसलिए मैंने वो रास्ता चुना जिससे मैं माँ बन सकूं। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन ये सब कुछ वह कह देती है, इन बच्चों का सच मैं खुद भी नहीं जानती कि इनका बाप कौन है। ये सुनते ही पहली बार उसके पति के शरीर में हलचल दिखती है। उसकी आंखें खुलती है और वो अचानक हिंसक हो जाता है। वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, मानो उसे खत्म कर देना चाहता हो। अपनी जान बचाने के लिए महिला घबराकर पास में पड़ी हुई चीज उठाती है। वो अपने ही पति को मार देती है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि जिस इंसान के सामने उसने अपनी जिंदगी का हर राज खोला वही उसका संग सब्र था। एक ऐसा मौन पत्थर जिसने उसके सारे दर्द और सारे रहस्य अपने भीतर समेट लिया, और जैसे ही उसने अपना आखिरी सच उसे बताया वो पत्थर टूट गया। सालों से दबा हुआ दर्द सब एक ही पल में खत्म हो जाता है। उसी समय वो युवक यहाँ आता है और यह सब देख लेता है। वो समझ जाता है कि अब यह वही महिला नहीं रही जो अन्याय को चुपचाप सहती थी। अब वो अपनी ताकत को पहचान चुकी है। अब कोई भी अगर उसके साथ गलत करेगा तो वो खामोश नहीं रहेगी। इस फिल्म का संदेश ये है कि दबा हुआ दर्द और सच कभी ना कभी बाहर आना चाहता है। ये फिल्म दिखाती है कि औरत की आवाज और उसके अनुभव को सुनना बहुत जरूरी है। चुप्पी और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, उसके बाद विद्रोह जन्म लेता है। असल मुक्ति तब मिलती है जब इंसान अपने डर और पीड़ा को खुलकर कह पाता है। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी हाई और वीडियोस के लिए अभी एक्सप्लेन एजी को सब्सक्राइब करें।